प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूपी के फूलपुर में बोल रहे हैं, सीधे चलते हैं वहां। इलाहाबाद उत्तरी से श्रीमान हर्षवर्धन वाजपेयी जी, हंडिया से श्रीमती प्रमिला त्रिपाठी जी, रानीगंज से श्रीमान अभय कुमार जी, प्रतापगढ़ से श्रीमान संगमलाल गुप्ता जी, प्रतापपुर से श्रीमान करण सिंह जी, मंजनपुर से श्रीमान लाल बहादुर जी, करछना से श्रीमान पीयूष रंजन निषाद जी और विशाल संख्या में पधारे हुए इलाहाबाद के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। सभी उम्मीदवार आ जाएं अपने अपने स्थान पे। पिछले कुछ दिनों में मुझे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाने का सौभाग्य मिला। भाइयों बहनों, चुनाव तो बहुत देखे हैं, चुनाव सभाएं भी बहुत देखी हैं, लेकिन इस चुनाव में मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने में परिवर्तन की तेज आंधी चल रही है, तेज आंधी। ये चुनाव इसलिए याद रहेगा कि झूठ मूठ की प्रचार लीला के द्वारा हिंदुस्तान के गरीब से गरीब मतदाता की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती है, ये चुनाव में साफ साफ दिख रहा है। भाइयों बहनों, इलाहाबाद की धरती एक प्रकार से प्रधानमंत्रियों की धरती रही है। प्रधानमंत्री तो देश ने बहुत देखे हैं, लेकिन जो गरीबी में पले बढ़े, गरीबी में जिए, ऐसा व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बना तो जय जवान जय किसान का मंत्र देकर के लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश में एक नई चेतना भर दी थी। हर हिंदुस्तानी को लाल बहादुर शास्त्री अपने लगते थे। भाइयों बहनों, ऐसे महापुरुषों की यह धरती है और यही धरती है जहां से उत्तर प्रदेश का भाग्य निर्धारित होने वाला है।
चुनाव का तीसरा दौर भी पूर्ण हो गया। और चुनाव प्रारंभ में सपा, बसपा, कांग्रेस, उनकी जो भाषा थी, जो मिजाज था, तीसरा चुनाव आते आते हैं सब कुछ सिमट गया। भारतीय जनता पार्टी 3 चरण में जो भारी मतदान हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ, उसके लिए मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती है। भाइयों बहनों, पहले, दूसरे और तीसरे चरण में सपा, बसपा भी, सपा, कांग्रेस भी सरकार बनाने के इरादे से प्रचार अभियान में जुटे थे। लेकिन 3 चरण पूरे होने के बाद सरकार बनाने के आत्मविश्वास के साथ अगर कोई चुनाव में आगे बढ़ रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना दल आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, पहले 3 चरण के समय जो लोग दोबारा सत्ता में आएंगे की बातें करते थे, सत्ता हथिया लेंगे ऐसे सपने देखते थे, वो तीनों दल 3 चरण के बाद इस रणनीति में लगे हैं कि इज्जत बच जाए, इतनी सीटें कैसे लाएं। एक तरफ वो अपनी इज्जत बचाने का चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम उत्तर प्रदेश का भाग्य बचाने के लिए चुनाव के मैदान में हैं। भाइयों बहनों, मैंने ऐसी सरकार कभी देखी नहीं भाई, जो जनता के प्रति जिम्मेवार न हो, नीयत में साफ न हो, और जो सरकार कहती हो कि सरकार का काम बोलता है। श्रीमान अखिलेश जी, अगर आपका काम बोलता होता तो इलाहाबाद की हाईकोर्ट को क्यों बोलना पड़ता? आए दिन इलाहाबाद की कोर्ट जो बोलती है उससे पता चलता है कि आपका काम बोलता है कि कारनामे बोलते हैं। शायद हिंदुस्तान में कोई राज्य सरकार ऐसी नहीं होगी जिसको हर सप्ताह अदालत से डांट पड़ती हो, फैसले रोक दिए जाते हो, फैसले निरस्त कर दिए जाते हो। क्यों? क्योंकि आप जो पाप कर रहे हो वो अब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों के सामने बेनकाब हो चुका है। अब आप बचने वाले नहीं हो। भाइयों बहनों, इस चुनाव में
सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन भी बड़ा कमाल का है जी। महीने पहले जो कहते थे 27 साल यूपी बिहार, ये ऐसा गठबंधन है जिसमें एक कहते थे यूपी बेहाल और दूसरे हैं बेहाल करने वाले। ऐसे लोगों का गठबंधन जो बेहाल कहने वाले और बेहाल करने वाले दोनों मिल जाए तो भाइयों बहनों, इस चुनाव में उनको कितना डर लगता होगा, पराजय कितना परेशान करता होगा, इसका ये जीता जागता सबूत है भाइयों। भाइयों बहनों, आखिरकार उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था देखिए, प्रति व्यक्ति आय देखिए, शिक्षा की स्थिति देखें, अरे शौचालय बनाने का काम देखिए, घरों में बिजली पहुंचाने का काम देखिए। उत्तर प्रदेश का नंबर हिंदुस्तान के सभी राज्यों में आखिरी कतार में उत्तर प्रदेश नजर आता है। कोई ऐसा विकास का मानदंड नहीं है जहां उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा हो। हिंदुस्तान का इतना बड़ा प्रदेश, ये अगर भारत के सभी राज्यों में आखिरी कतार में खड़ा होगा तो भाइयों बहनों, भारत के भाग्य को बदलने में कितनी कठिनाइयां आएगी, इसका आप अंदाज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अगर 1 नंबर कहीं है तो अपराधीकरण में है, 1 नंबर है तो अत्याचार में है, 1 नंबर है तो भाई भतीजावाद में है, 1 नंबर है तो मेरे तेरे में है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की स्थिति को बदलने के लिए मैं आज इस इलाहाबाद क्षेत्र के लोगों से प्रार्थना करने आया हूं, हमें भारी बहुमत देकर के 5 साल सेवा का मौका दीजिए। और आप देखना हर पैरामीटर में हम स्थितियां बदलने में सफल होते हैं कि नहीं होते, आप देखिए। भाइयों बहनों, 2014 लोकसभा का चुनाव था। कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से हमारे सामने मैदान में थी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नेतृत्व का काम दिया था। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों को सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध होकर के जुट पड़े थे। उस समय कांग्रेस पार्टी का चुनाव का मुद्दा क्या था? चुनाव के पहले कांग्रेस का एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ दिल्ली में। सारे देश का मीडिया का ध्यान था। सुबह से शाम लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और देश सोच रहा था कि कांग्रेस पार्टी कोई बहुत बड़ी योजना लेकर के चुनाव के मैदान में उतरेगी। और जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पत्रकार वार्ता में कांग्रेस ने क्या घोषणा की? उन्होंने कहा कि अगर हम चुनाव में जीत करके आएंगे
तो गैस के जो 9 सिलेंडर मिलते हैं हम 12 कर देंगे। अब जिनकी सोच 9 से 12 करने की है, वो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं? 2014 मई में आप लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देशवासियों को कहा, मुझे लगा कि देश के सामने एक बात तो रखे, और मैंने देशवासियों को कहा कि आपको जो गैस के सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति उस सब्सिडी लेने योग्य नहीं है, आप जरा कमाते हैं, तो इसे छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, मैं मेरे देश की ईमानदारी को नमन करता हूं। 1.25 करोड़ लोग आगे आए, 1.25 करोड़ परिवार जिन्होंने अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दी। भाइयों, एक लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, जिन्होंने देश को कहा था 65 में कि देश के खातिर आप एक टाइम सप्ताह में खाना छोड़ दीजिए, और हिंदुस्तान के लोगों ने सप्ताह में एक दिन खाना छोड़ दिया था। लाल बहादुर शास्त्री के बाद मुझ में वो हिम्मत आई। लाल बहादुर शास्त्री के आशीर्वाद से मैंने देशवासियों को कहा कि आप गैस की सब्सिडी छोड़ दीजिए। 1.25 करोड़ लोगों ने छोड़ दी। भाइयों, और तब मैंने घोषणा की थी कि हमारी गरीब माताएं जो लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है, और जब मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है तो उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है। 400 सिगारेट का। जिस मां के शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाएगा, उस मां की तबीयत का हाल क्या होगा? भाइयों बहनों, और जब छोटे छोटे बच्चे घर में खेलते हो, खाना पकता हो, तो धुआं सिर्फ मां के पेट में जाता ऐसा नहीं, वहां खेलने वाले बच्चों के पेट में भी जाता है, शरीर में जाता है। उन बच्चों की तबीयत का क्या होगा? आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, 70 साल हो गए आजादी के, क्या ये गरीब माताएं मेरे देश के नागरिक नहीं है? क्या ये गरीब माताओं की चिंता करना ये सरकार का दायित्व नहीं है? क्या इन गरीब माताओं की तबीयत पर गंभीरता से सोचना ये देश के शासकों का काम नहीं है? 70 साल तक नहीं देखा गया, पूछा तक नहीं गया। भाइयों, हमने निर्णय कर लिया कि 5 करोड़ गरीब परिवार जो लकड़े की चूल्हा जला करके खाना पकाती है, उन 5 करोड़ गरीब परिवारों को, उन माताओं को धुएं से मुक्त करेंगे, गैस का सिलेंडर देंगे, मुफ्त में कनेक्शन देंगे। भाइयों बहनों, अभी तो योजना को 1 साल पूरा नहीं हुआ है, अब तक 1 करोड़ 80 लाख परिवारों में हम गैस का कनेक्शन दे चुके हैं। भाइयों, उन करोड़ों परिवार की माताएं जो लकड़ी के धुएं से मुक्त हुई हैं, उनके आशीर्वाद हैं जो मुझे काम करने की ताकत देते हैं, प्रेरणा देते हैं। मैं उन माताओं को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, अकेले उत्तर प्रदेश में 55 लाख परिवारों में गैस के सिलेंडर, गैस का चूल्हा पहुंच चुका है। अकेले उत्तर प्रदेश में ये काम हमने आगे बढ़ाया है। आप मुझे बताइए, सरकार अगर गरीबों के लिए निर्धार करती है
और एक के बाद एक कदम उठाती है तो काम होता है कि नहीं होता है? काम होता है कि नहीं होता है? परिणाम मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या उसके लिए टीवी और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिए बिना नहीं हो सकता है क्या? भाइयों बहनों, हमने करके दिखाया है। आप मुझे बताइए, आजादी के 70 साल के बाद हमारी माताओं बहनों को खुले में सोच जाना पड़े, क्या हमारा माथा शर्म से झुकता है कि नहीं झुकता है? हमारी मां सोच जाने के लिए आधी रात जग जाती है और सोचती है कि सूरज उगने से पहले चली जाऊं और सोच होकर के चली आऊंगी। अंधेरे में चली जाती है, डर के मारे जिंदगी गुजारती है, और दिन में कभी जरूरत पड़ गई तो इंतजार करती है जब शाम को सूरज ढलेगा, अंधेरा होगा, तब शौचालय जाऊंगी। उन माताओं की तबीयत का क्या होता होगा? क्या मेरे देश की गरीब मां को एक शौचालय नहीं मिल सकता? भाइयों बहनों, 70 साल हो गए, इनको इसकी फुर्सत नहीं थी। मैंने बीड़ा उठाया। 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी, मैं हिंदुस्तान के गरीब के घर में भी शौचालय बनाने के लिए काम करने की कोशिश करूंगा। भाइयों, ऐसी सरकारें चली, उनको गरीबों का काम कभी काम नहीं लगता था भाइयों। और मुझे खुशी है कि इतने कम समय में 4 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन चुके हैं और लोगों ने शौचालय बनाने के लिए एक आंदोलन खड़ा कर दिया है भाइयों। मैंने ऐसी माता देखी है, 90 साल की बूढ़ी मां अपनी बकरी बेच करके शौचालय बनाती है। मैंने ऐसी बेटियां देखी हैं कि शौचालय नहीं है तो बारात को लौटा देती है। ये क्रांति का वातावरण आजादी के बाद सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए पैदा हुआ है। भाइयों बहनों, इसका लाभ उत्तर प्रदेश के गांव गरीब को भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के गरीब को भी मिल सकता है, लेकिन फिर अब एक परिवार का भला करने के लिए बैठे हुए लोग कभी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते हैं भाई, कभी भला नहीं कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम तो ये मंत्र लेकर के आए हैं, न जात पात, न भेदभाव, न ऊंच नीच, सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास, कोई भेद रेखा नहीं। भाइयों बहनों, आजादी के 70 साल हो गए। ये कैसी सरकारें चलाते थे? जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में काम शुरू किया तो मीटिंग ले रहा था, बिजली वालों की मीटिंग ली। मैंने कहा, भाई बताइए कितने गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची? उन्होंने कहा 18,000 गांव। मैंने कहा कब तक पहुंचाओगे? बोले साहब 3 साल में पहुंचा देंगे। किसी ने कहा 7 साल में पहुंचा देंगे। भाइयों बहनों, मैंने कहा 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने के लिए 7 साल लगेंगे? मैंने लाल किले से बोल दिया, मैंने कहा 1000 दिन में मैं 18,000 गांव में बिजली पहुंचाऊंगा। भाइयों बहनों, उन 18,000 गांव में सबसे ज्यादा 1500 गांव उत्तर प्रदेश के थे। बिजली का खंभा तक नहीं पहुंचा था। इतने साल सरकारें चलाई।
भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया। अभी तो 1000 दिन पूरा होना बाकी है। हमने उत्तर प्रदेश के 1500 गांवों में से एक 50-60 गांवों में काम चल रहा है। बाकी सभी गांवों में बिजली का खंभा पहुंचाया, तार पहुंचाया, बिजली पहुंचा दी। भाइयों बहनों, 18वीं शताब्दी में वो लोग जिंदा जीते थे, उनको 21वीं सदी का अनुभव करा दिया। ये काम ऐसे होता है। भाइयों बहनों, कोई बीमार हो जाए, हमारी सरकार का मंत्र है, किसान को सिंचाई, बालकों को पढ़ाई, युवकों को कमाई, बुजुर्गों को दवाई। भाइयों बहनों, आज घर में कोई बीमार हो जाए तो परिवार का पूरा बजट बर्बाद हो जाता है। जो जो सपने सोचे हैं सब बेकार हो जाते हैं। अगर परिवार में एक को हार्ट अटैक आ गया तो बेटी की शादी रुक जाती है। भाइयों बहनों, गरीब की सेवा कौन करेगा? अगर सरकार नहीं करेगा तो उसका कौन करेगा? भाइयों बहनों, दवाइयां इतनी महंगी थी, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ऐसी गंभीर बीमारियां और उसकी दवाइयां, किसी दवाई का 30,000 रुपया लगता था, किसी का 700 लगता था, किसी का 1200 लगता था। भाइयों बहनों, मैंने दवाई वालों से बातचीत शुरू की, हिसाब किताब लगाया और उसके बाद 700 दवाइयां की सूची बनाई जो किसी भी बीमार को जरूरत पड़ जाती है। और हमने फैसला किया, जो दवाई 30,000 में बिकती है उसको 3,000 में बेचना पड़ेगा। जो गोली 80 रुपए में बिकती है उसको 7 रुपए में बेचना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, ये मैंने करके दिखाया। 700 दवाइयों के दाम 5%, 10% पे लेकर के आ गया। फिर मैंने दूसरा शुरू किया। किसी को हृदय रोग की बीमारी हो जाती है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, अब पता तो चलता नहीं कि अंदर क्या है। डॉक्टर जो कहेगा वो मानना पड़ता है। तो डॉक्टर कहता है मामला गंभीर है, अगर तत्काल कुछ नहीं करोगे तो जिंदा रहना मुश्किल है। परिवार वाले डर जाते हैं, गरीब से गरीब परिवार भी डर जाता है। तो कहता है डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए बताओ। तो डॉक्टर कहता है स्टेंट लगाना पड़ेगा। स्टेंट, उत्तर प्रदेश में उसको छल्ला बोलते, छल्ला। हृदय की नाली में, उस नली के अंदर आपको स्टेंट लगाना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि देखो ये भारत का बना हुआ छल्ला है, ये लगाओगे तो 8-10 साल जियोगे, इसकी कीमत 45,000 रुपया होगी। ये छल्ला विदेश का है, ये लगाओगे तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया होगा, लेकिन फिर जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। तो गरीब आदमी भी सोचता है यार इतना खर्चा करो लेकिन जिंदगी तो बच जाएगी। वो बेचारा जमीन गिरवी रख देता है, मकान गिरवी रख देता है, कर्ज कर देता है और 1.25 लाख का छल्ला लगवा देता है। भाइयों बहनों, गरीब इतने पैसे कहां से लाएगा? मैं 2 साल से लगा था, स्टैंड बनाने वाली कंपनियों से बात कर रहा था, उनसे पूछ रहा था बताओ भाई कितनी लागत आती है, कितना खर्चा होता है, कितना कंपनी को खर्चा लगता है, बताओ जरा। हिसाब लगाते 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 उनको मैं बराबर घेरता गया। 2 साल मेहनत करनी पड़ी, लेकिन पिछले हफ्ते हमने फरमान निकाल दिया कि 45,000 का जो छल्ला है वो 7,000 रुपये में देना पड़ेगा। 1.25 लाख 1.5 लाख का छल्ला है वो 25-27 हजार में देना पड़ेगा। भाइयों बहनों बताइए,
गरीब को मदद होगी कि नहीं होगी, मध्यम वर्ग के लोगों को मदद होगी कि नहीं होगी, क्या सरकार को ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए फूलपुर इलाहाबाद में